मेरा नाम शिल्पा है और मैं हसनपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं काफ़ी जवान और खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे-धीरे वह दोस्ती प्यार में बदलती चली गई और हम दोनों एक-दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हमारी बात शादी तक पहुँच गई। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले हो चुकी थी और मेरी माँ भी बीमार रहती थी, इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए, लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तब मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रज़ामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। मेरी शादी हसनपुर में ही हो गई थी। मेरे पति की नौकरी भी अच्छी थी, वह शहर में काम किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास-ससुर थे, जबकि उनकी एक बड़ी बहन की शादी काफ़ी साल पहले हो चुकी थी। वह दूसरे गाँव में रहती थी। मेरी ननद हमारे घर कभी-कभी आया करती थी। ऐसे ही देखते मेरी शादी को 1 साल गुज़र गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद हमारे हँसते-खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई थी। मेरी बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नाई थे, बस थोड़ी बहुत ही पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। पैसों की भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू किया था। वह नाई तो पहले से ही थे और लोगों के बाल काटते थे, लेकिन अब वो गाँव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते-करते काफ़ी समय गुज़र गया था और मैं अपने ससुर की यह बात काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी, क्योंकि जब वह आधी रात को छत पर जाते थे, उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में जाकर अपने ससुर के काम के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। आखिर आधी रात को वो छत पर क्या करते हैं? मैं धीरे-धीरे दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। सिर्फ़ छत से टिमटिमाती रोशनी नज़र आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने ससुर के बारे में जान सकूँ और यह जान सकूँ कि आधी रात को वो छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी सास पहरा दे रही होती थी, इसलिए मैं जिस दबे पाँव से ऊपर जाती थी, वैसे ही दबे पाँव से वापस आ जाया करती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी सास खड़ी हुई रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके औजार भी थे। शायद वह उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरी यह बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर वो अकेली जवान लड़की को आधी रात में छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरी सास की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी और कभी-कभी तो मुझे अपनी सास पर भी हैरत होती थी कि कैसे वह अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेला छोड़ सकती है। एक दिन मेरी सास पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे ससुर को कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की कविता को लेकर छत पर गए थे और अब वह पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, ना जाने उन्हें अब क्या होने लगा था। उस 1 घंटे में मेरे ससुर उस लड़की के साथ ना जाने क्या-क्या करते थे और छत पर क्या-क्या होता था। यही सब जानने की मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरे ससुर जब अपनी दुकान पर लोगों के बाल काटा करते थे, तब तो वह ऐसा कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब उनके काम करने का तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था और आज रात को मुझे यह जानकर रहना था कि आखिर मेरे ससुर सिर्फ़ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं और वो भी आधी रात को छत पर अकेले। ना तो मेरी सास कभी छत पर जाती और ना ही उस लड़की के घर वालों में किसी को उसके साथ जाने दिया जाता। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने ही वाला था। मेरे ससुर आज कविता के साथ क्या करने वाले हैं? तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी सास की आने की आवाज़ ने मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया था।
हमेशा डरी सहमी धीमी आवाज़ में बात करने वाली मेरी सास, पहली बार आज मैंने उनकी तेज़ आवाज़ सुनी थी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो मुझे कच्चा चबाकर खा जाएँगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम ऊपर कहाँ जा रही हो? मैंने हकलाते हुए कहा, माँ जी, मुझे नीचे घबराहट हो रही थी इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज हमारे घर कविता अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ससुर का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ससुर ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी और तुम्हारी बेटे की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले रखी हैं और तुम हो उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ससुर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करें तो बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। यहाँ तक कि मैं भी इसलिए कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के टाइम और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नज़र मत आना। मैं अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी। अब जबकि वह मुझसे इस बात का ताना दे रही थी कि मेरे ससुर मेरा और मेरी बेटी का पेट पाल रहे हैं और मेरा पति भी जिंदा नहीं है, इसलिए मैं खामोश हो गई क्योंकि अपने ससुर से मुझे वैसे ही बहुत डर लगता था। जब मेरे पति जिंदा थे वह अपने पिता से कम ही बात किया करते थे और अब अपने ससुर की इस अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में मेरे सास ससुर मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो गई तो मेरे लिए परेशानियां और भी बढ़ जाती। मैंने फ़ौरन ही अपनी सास से माफ़ी मांग ली और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरी सास ने मुझे कहा कि चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, देखो कहीं तुम्हारी बेटी ना जाग जाए। और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे ससुर को इतनी भी तन्हाई की क्या ज़रूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी नहीं चाहिए थी। जबकि पहले तो वह अपनी दुकान पर खुलेआम बाल काटा करते थे और उनकी दुकान पर काफ़ी सारे लोग भी आ जाया करते थे। ना जाने अब उन्हें क्यों सिर्फ दो से तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। पहले तो मेरे ससुर को किसी भी तन्हाई की ज़रूरत नहीं होती थी और ना ही किसी के आने जाने में उन्हें कोई परेशानी होती थी। अब तो मेरे ससुर अलग ही तरह के नाई बन गए थे। मेरे ससुर मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे। मैंने दूसरों के दादा को देखा था कि वह अपनी पोतियों को बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर तो मेरी बेटी को सिर्फ पाबंदियाँ ही लगाया करते थे। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरी बेटी 8 साल की थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे ससुर अपनी पोती पर रोक टोक करने लगे थे और इस तरह से रोक टोक करने थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो और ना ही मैं और मेरी बेटी उनके परमिशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे ससुर खुद किया करते थे। कभी कभी तो मुझे अपने ससुराल पर बहुत गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं इस घर से अपनी जान छुड़ा लूँ, लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं छूट सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी माँ ही थी जिन्होंने मेरी शादी की थी। मेरी शादी के बाद तो वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरी शादी से पहले उनकी तबीयत खराब रहती थी। अब मेरा कोई भी नहीं था जिसके पास मैं अपना दुःख बाँटने के लिए जा सकती थी। महीने में 2-3 बार मेरे ससुर रात को काम किया करते थे और लड़की के बाल काटते थे और हमारे घर के छत पर ही काम किया करते थे। बाकी सारा टाइम वह घर में ही रहने लगे थे। अब उन्होंने दुकान पर जाना भी कम कर दिया था। हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नज़र रखते थे। जब से मेरे पति की मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ससुर के कंधों पर आ गई थी और इसी वजह से मेरे ससुर मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जमाते थे। मेरी सास ससुर की शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी सास अपने पति से डरी सहमी नज़र आती थी जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। लेकिन मैं तो बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और अपने ससुर से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे ससुर का ही मूड हमेशा ख़राब रहता था।
इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं अपनी सास से काफ़ी बातें कर लिया करती थी। अपनी सास को अपने सामने चिल्लाते हुए देखकर मुझे काफ़ी दुःख हुआ था, जबकि मेरे ससुर के आगे मेरी सास की जान निकल जाती थी। शादी से अब तक मैंने देखा था कि उन्होंने कभी भी अपने पति से नज़र मिलाकर बात तक नहीं की थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थी। जो भी था, मुझे अपने ससुर एक आँख भी नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे ससुर के काम की वजह से तो मेरी बेटी को भी पता चलने लगी थी, क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा था कि आखिर उसके दादा क्या काम करने लगे हैं। कभी-कभी वह मुझसे पूछती थी कि माँ, दादा लड़कियों के बाल ही क्यों काटते हैं? यह बात तो मैं भी नोट कर रही थी कि मेरे ससुर सिर्फ़ उन लड़कियों के बाल काटते हैं जो कि बालिग हो जाया करते हैं। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था कि मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जा रहा था। आखिर मेरे ससुर ऐसा क्यों करते हैं? कई बार मैंने सोचा कि ससुर को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़कियों को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उनके बाद बाल काटते हैं। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया था और मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही थी, और मेरे ससुर सारे गांव में फेमस हो गए थे। मैंने सुना था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उस लड़की का भाग्य संवर जाता है। शादी के बाद उसे अच्छे ससुराल मिल जाता है और शादी के बाद वह अच्छी ज़िंदगी गुजारती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल काटने के लिए भेजा करते हैं, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी। आखिर मेरे ससुर से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की, ससुर लड़कियों के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी मुझे यह जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी मेरे ससुर लड़कियों के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते थे तो मेरी सास सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को छत में जाने नहीं देती थी। एक दिन हमारे पड़ोस के रहने वाली लड़की बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो, यह तो पड़ोस की ही लड़की है। अगली सुबह मैं इसके घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने उसके साथ छत पर ले जाकर क्या किया और किस तरह से उसके बाल काटे। लेकिन अगले दिन जब मैं चोरी चुपके पड़ोस के घर गई तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जितनी देर मैं उसके घर पर बैठी रही, मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली लड़की को अचानक से क्या हो गया है। उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं यह बात सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आखिर वह लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि जबकि मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी। उसने मुझसे कहा कि पायल दीदी इतना खामोश क्यों बैठी थी, और आपने उससे जो पूछा उन्होंने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी से बहाना बना दिया कि बेटी वह जवान हो रही है और ऐसी लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं, इसलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी होगी। अब तो शायद उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसलिए वह झिझक रही होगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिएक्ट हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पड़ोस में ही पायल की छोटी बहन के साथ खेलने के लिए जाती थी, जबकि 15 साल की पायल आज बहुत अलग सी लग रही थी। मेरी बेटी ने बताया कि स्कूल के सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे, हो सकता है वह शर्मिंदगी की वजह से इतनी खामोश हो गई हो। मगर मुझे क्या पता था कि आखिर उसके खामोशी के पीछे क्या राज है। जबकि काफ़ी टाइम तक यह सब कुछ चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी सास मेरे आगे आ जाती या फिर मुझे डांट दिया करती। कई बार मैंने अपनी बेटी को भी यह सब देखने के लिए छत पर भेजा। मेरी सास मेरी बेटी को भी डांट कर भेज दिया करती थी
और मेरी बेटी से भी यही कहा करती थी, तुम अपने दादा के काम में दखल अंदाजी मत किया करो। तुम्हारे दादा ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में रखकर सहारा दिया है और वह तुम्हारा खर्च उठाते हैं। अगर तुम्हारे दादा तुम्हें डांट भी लिया करते हैं तो उनकी डांट को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह भी हमारा ही भला चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे अपनी सास की बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर कभी कभी मैं यह भी सोचा करती थी कि मैं एक विधवा औरत हूँ जिसे पूछने वाला और कोई नहीं है, और मेरा और मेरी बेटी का मेरे सास ससुर के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता तो मर चुके थे और कोई रिश्तेदार मेरा गांव में भी नहीं रहता था जिसके पास मैं चली जाऊं। सारे ही रिश्तेदार शहर में रहा करते थे और किसी ने मेरे माता पिता के बाद कभी मुझे पलट कर भी नहीं देखा था, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मेरे साथ ही ससुर थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपना सहारा बनाना चाहती थी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर मैं कब तक ऐसे अपने ससुर की कमाई पर यहाँ पर रहती। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसलिए मैं चुपचाप घर में ही रहकर अपने ससुर की ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। इस बार मैं उससे कहती कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ ही रहो मेरे लिए, तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास ने काफ़ी टाइम तक मेरे लिए रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास ससुर की हर बात माननी पड़ती थी। सारे गांव वाले भी मेरे ससुर की बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि सारे गांव में मेरे ससुर की बहुत बात थी। वह गांव की पंचायतों में भी जाया करते थे, लेकिन मेरी सास का कहना था कि इनमें उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैं ये बात सोचती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि अगर हमारे पास मेरे ससुर का सहारा ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताज की ज़िंदगी गुजार रहे होते। बस यही सब सोचते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने ससुर के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उस रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने के नहीं सोची। मैं भी डर गई थी, अगर मेरी सास ने मेरे ससुर से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। मेरे ससुर का काम पहले की ही तरह चल रहा था। कभी 15 दिन में एक बार तो कभी 1 महीने में 3 से 4 बार कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आई और मेरे ससुर के साथ खामोश होकर छत पर चली जाती थी और मेरी सास सीढ़ियों के पास ही रहती थी। 1 घंटे बाद जब वह लड़की छत से वापस नीचे आती तो मेरे ससुर उसके जाने के काफ़ी देर बाद नीचे आते और उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती थी। इस बात के बारे में मुझे जब पता चला, जब मैं एक रात फ्रिज से पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने अपने ससुर को सीढ़ियों उतरते हुए देखा तो मुझे उनका हुलिया बहुत ही ख़राब लग रहा था। मेरे ससुर का सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हो। मेरे ससुर हमेशा काले रंग का कुर्ता ही पहनकर लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी चेंज हुए रहते। जो कपड़े वह पहनकर छत पर गए होते थे वह कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतरते थे। वो तो कांपते और कपकपाते हुए सीढ़ियाँ उतरते थे जैसे बहुत ही ज़्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता है। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किए होते थे और मेरी सास को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वह इतना ज़्यादा थक जाते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकलते थे और फिर उस टाइम उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हो। अपने ससुर को देखते ही मैं छुप जाती थी और मेरे ससुर अपने कमरे में चले जाते थे। हमेशा की तरह एक और दिन मेरी सास कमरे से बाहर सो रही थी और मेरे ससुर कमरे को बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी इसलिए मुझे उसके उठने की फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में आ गई तो मैंने देखा कि मेरी सास चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैं अपनी सास को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फ़ौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि माँ जी
आप क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं बहू, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास रो रही थी और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी सास को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था। अब तो मुझे अपने ससुर से नफ़रत का एहसास होने लगा था कि शायद यह मेरे ससुर ही थे जिसकी वजह से मेरी सास छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने सास ससुर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई दे रहे थे और अगले ही दिन मुझे मेरी सास छुप छुप कर रोती हुई नज़र आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी भी जवान होने लगी थी। मेरी सास ने मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे दादा के हाथों तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। अपनी सास की यह बात सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या मेरी बेटी के बाल काटने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही थी? मैं यह सोच सोच कर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबका मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, माँ, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं कभी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दादा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है? जिसके भी बाल आज तक तुम्हारे दादा ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई है और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपनी बेटियों को तेरे दादा के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे दादा से इस काम के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं? तू तो हमारे घर की ही बेटी है। मैंने अपने सास से मना किया लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी सास ने ससुर को बुलाया और मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। यह सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह कहने लगे कि क्या हमारी पोती भी बालिग हो गई है? मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, अब हमारी पोती भी बालिग है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर मेरी सास ने मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी सास ज़बरदस्ती मेरी बेटी को छत पर ले गई और छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वह मेरी बेटी के बाल ना कटवाए और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजा नज़र नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो गई थी और बस रोए जा रही थी। मेरी सास मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम अपनी बेटी के फ़ायदे के बारे में सोचो कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाएगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आखिर उसकी इकलौती बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपनी सास से कहा, यह सब मनगढ़ंत कहानी है और मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोते हुए मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। यह देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे बल्कि बिल्कुल ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ दादा ने क्या किया था? मेरी बेटी ने बताया कि दादा ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहना और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए थे। दादा मेरे करीब आए तो मेरी मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और फिर मुझे महसूस हुआ कि दादा के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और दादा से कहने लगी, दादा आप क्यों रो रहे हो? काफ़ी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थी, आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था और दादा ने मुझे एक बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए।
दादा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, तू मेरा अपना खून है, तू मेरे इकलौते बेटे की निशानी है और तेरी चाहत मेरे घर की छत है। माँ, दादा जी की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन दादाजी के शब्दों ने मुझे रुलाने पर मजबूर कर दिया था। मेरे दादा से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, और दादा ने मुझे वापस आपके पास जाने को कहा। कहने लगे, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ और अपनी माँ से कहना कि दादा तुम्हारे बाल नहीं काट रहे हैं। और मैं आपके पास भागी चली आई। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी और मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ चली गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरे ससुर मेरी सास के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी सास से माफ़ी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से कुछ एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हो। मेरे ससुर ने जब मेरी आंखों में और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ और तुमसे एक राज खोलना चाहता हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। मेरे ससुर ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के चौधरी का खास नाई था और मैं सिर्फ चौधरी के ही बाल काटा करता था। गांव का चौधरी बहुत अय्याश तरह का आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने मुझे नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वह काम मैं करने के लिए तैयार नहीं था और उसने घर से काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपनी ही दुकान खोल ली थी। जब मेरा बेटा कमाता था तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। चौधरी मुझे दुकान पर आकर बहुत परेशान किया करता था और मुझे इस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। चौधरी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। वह बात मैंने कभी बेटे को भी नहीं बताई थी। वह चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात मान लूं और जो वह कहता है वह करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था, उसकी बात नहीं मानना चाहता था। भले ही मैंने उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया था और जब अपनी दुकान कर ली तो वह मुझे वहाँ आकर भी तंग किया करता था। मेरे बेटे की नौकरी अच्छी थी और उसकी कमाई से सारा घर का खर्च आराम से चल रहा था, इसलिए मैंने चौधरी से तंग करने पर अपने दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया और घर में परेशानियां आने लगी तो मुझे सिर्फ एक ही यही रास्ता ठीक लगा और मैंने चौधरी के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया था। चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में बहुत जादू है और मैं जिसके भी बाल काटता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की ज़मीन भी फलने फूलने लगी है और यह इसलिए ही हुआ है क्योंकि मैं उसके बालों पर हाथ लगाता था। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए तो गांव के चौधरी की हर बात सही होती है। और गांव में चौधरी ने इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा की तो गांव वालों ने आंखें बंद करके उनकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। और उनके बाद चौधरी साहब ने गांव में यह बात फैला दी कि मैं किसी बारीक लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने यह सब कुछ क्यों किया है और यह काम मुझसे क्यों करवा रहे हैं। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस इस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपने घर की परेशानियों को देखते हुए मैंने चौधरी के पैसे ले लिए और यह काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बारीक बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे बहुत पैसे दे देते थे। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी दादी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं।
और यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं चौधरी के इस गंदे खेल में अब बुरी तरह से फंस चुका था और अब मैं खुद को चाह कर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी दादी को इस बारे में चौधरी की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया था और तुम्हारी सास ने यह बात फिर मुझे बताई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक़ था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता कि कोई लड़की कब जवान हुई है। चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और उनकी बातों में आ गया। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब ये लड़की नई बालिग हुई है और वह उनके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचाता। उसे अपने हवेली में बुला लिया करते और गांव की हर बालिग लड़की उनकी गंदी और उनकी हवस का शिकार बन जाती थी। अब मैं इस बात में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। यहाँ तक कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं किसी के सामने भी यह बात खोलते की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने कभी चौधरी साहब का काम नहीं छोड़ा और ना ही कभी अपने घर की औरतों को अकेला घर से बाहर जाने की परमिशन दी। चौधरी की नज़र बहुत गंदी है और ख़राब है। तुम्हारी सास अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसलिए छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे के बाद नीचे आता और क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था, मेरी मजबूरी ने मुझे यह काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी साहब ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़कियों के बाल काटते टाइम तुम यही कुर्ता पहना करो ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास कर रहे हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। चौधरी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीनों बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता है और उस नौकर को ढेर सारे पैसों भी देता है। इस तरह उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाती है। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए वह अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके वह आदमी पैसे लौटाता है और मैं उसके हाथों की कठपुतली बन चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर चौधरी साहब को यह खबर नहीं पहुँचाना चाहता था कि मेरी पोती भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पोती भी उस आदमी के जुल्म से नहीं बच पाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे थे। हमें तो इस चीज़ की कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ आई थी और मेरे ससुर ने और मेरे पति ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, इसलिए मुझे गांव में क्या होता है इस बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही कभी मुझे चौधरी साहब के बारे में कुछ पता था। मुझे तो अपने ससुर का अपनी बेटी पर नज़र रखना और उनका हमेशा ही मेरी बेटी पर पाबंदियाँ लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर मेरे बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश कर रहे थे। मेरे ससुर ने हमसे वादा किया कि वह अपनी पोती की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने देंगे और नहीं आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद का ज़रिया बनेंगे। मेरे ससुर ने कहा कि अब चाहे हमारे घर में कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन वह चौधरी के घिनौने काम में उनका साथ नहीं देंगे। मेरे ससुर ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है जो खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि अब हमारी मंजिल क्या है। मेरे ससुर ने कदम उठाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। मेरे ससुर ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हर बात एक एक साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवा कर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर ना पहुंच जाए कि वह जवान और बालिग हो चुकी है और उसकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से यह बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती तो फिर कुछ दिनों के बाद वह डरी सहमी रहती थी और खामोश रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे
यह सब इसलिए है क्योंकि वो गंजी हुई है, इसलिए परेशान है। लेकिन यह राज तो अब खुला था कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे ससुर, जिनको मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वह खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वालों की उनकी घटिया और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। शहर के लोगों को चाहिए कि वह गांव में पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाएं ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। मेरे ससुर ने चौधरी से जितने भी पैसे कमाए थे वह सारे पैसे लेकर मेरे ससुर और हमारा पूरा परिवार शहर जाकर रहने लगा था। शहर जाकर रहने में हमें बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि नया नया शहर था और हम लोग गांव के लोग थे, इसलिए हमें रहने में दिक्कत आ रही थी। मेरे ससुर ने शहर में एक मकान खरीद लिया। मकान छोटा था लेकिन हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई और वह पढ़ाई भी कर रही है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। मैं भी जॉब करती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे जॉब आसानी से मिल गई। मेरी सास को अच्छी सिलाई आती है, वह भी सिलाई करती है। अब इसी तरह हमारा घर का गुजारा चल रहा है, लेकिन अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है क्योंकि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मेरे ससुर भी बहुत सुकून से हैं और अब वह मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते। शहर आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। न जाने उस चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चौधरी के खिलाफ मास्टर ने ज़रूरी कोई एक्शन उठाया होगा। हम गरीब लोग थे, अगर गांव में रहकर चौधरी का सामना करते तो चौधरी हमें कहीं का नहीं छोड़ता और हमारी ज़िंदगी तबाह कर बर्बाद कर देता। इसलिए तो मेरे ससुर ने गांव को ही छोड़ने का फैसला किया था। फिलहाल अब हमारी परेशानियां ख़त्म हो गई है। हम तीनों औरतें बहुत ही अच्छी कमाई कर रहे हैं और हमारे घर का खर्चा चल रहा है। ससुर भी छोटे मोटे कोई काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले ही काफ़ी कुछ किया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि अब वह काम करें। उनकी उम्र हो गई है, वह बीमार रहने लगे हैं। अब हम माँ बेटी इस घर का बोझ उठा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और बहुत खुशी खुशी गुजर रही है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।